हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, मैं हूं वैष्णवी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी क्लास में। जैसा कि आपने टॉपिक देख चुके हैं, आज हमारा टॉपिक है एमपी डीएलएड के द्वितीय वर्ष का विषय शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास। शालेय संस्कृति जो स्कूल का कल्चर होता है वो कैसा होता है, नेतृत्व है ना, उसका नेतृत्व कैसे किया जाता है और शिक्षक का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, टीचर का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो अगर आपने इकाई 1 नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इकाई 2 है, यूनिट 2 हमारी है शाला प्रभावशीलता और शालेय मानदंड। शाला प्रभावशीलता और शालेय मानदंड। हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है, गेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके अभी जो पेपर में आने के संभावित प्रश्न है ना, जो आने लायक रहेंगे वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम इसका अंक योजना देखेंगे, ब्लूप्रिंट देखेंगे। क्यों जरूरी है ब्लूप्रिंट पढ़ना, ताकि हमें पता चल जाए कि इस यूनिट से कितने प्रश्न आने वाले हैं, कौन से किस टाइप से प्रश्न आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। तो यूनिट 2 जो शाला प्रभावशीलता और शालेय मापदंड है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो बने रहिए अंत तक। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं ब्लूप्रिंट। अंक योजना जिसे कहते हैं, अंक योजना है टोटल जो अंक है, कुल अंक हमारे हैं 15। जी हाँ, 15 मार्क्स की यूनिट है हमारी, मतलब इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें से जो मार्क्स डिवाइड किए गए हैं कैसे है, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ मतलब होता है क्या, MCQ है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, वन वर्ड में आ सकते हैं, या फिर टिक द करेक्ट आंसर में आ सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे 3 मार्क्स के, 3 प्रश्न रहेंगे 3 मार्क्स के। ठीक है, फिर है 2 अंक का, है ना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे 2, मतलब 2 मार्क के जो प्रश्न रहेंगे आपके वो रहेंगे 2 प्रश्न रहेंगे, जिसकी आपको पता है शब्द सीमा कितनी रहती है, कितने शब्दों में आपको लिखना रहता है, 30 से 45 है ना, 30 से 45 वर्ड्स में आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना रहता है। फिर आता है 3 अंक का प्रश्न, 3 अंक का प्रश्न रहेगा 1। ठीक है, ना ज्यादा शॉर्ट है ना ज्यादा लॉन्ग, मतलब आपको मीडियम जैसे कि 50 शब्द में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, फिर 5 अंक का मतलब वेरी लॉन्ग, जिसको हम कहते हैं क्या रहेगा, ये वेरी लॉन्ग रहेगा, वेरी लॉन्ग है, 5 अंक का प्रश्न है। इसमें आपको कम से कम 75 से 100 है ना, 100 शब्द तक क्या रहेंगे, इसकी शब्द सीमा रहेंगी। तो एक क्या रहेगा आपका 5 मार्क का क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो ये है हमारी क्या है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर आप पढ़ते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमपी डीएलएड की 100% तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा जो संपूर्ण कोर्स है उसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, परचेस करना बहुत आसान है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप लिंक दी है, ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारा जो कोर्स है उसे परचेस कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शालेय संस्कृति की क्या है ना, जैसा कि हमारा क्या है, सब्जेक्ट का ही नाम है शालेय संस्कृति। ठीक है, तो जो स्कूल का कल्चर होता है वो क्या है। अब स्कूल में कल्चर कैसा होता है, जैसे कि हर एक, जैसे फैमिली हो गई या हर एक पर्सन का क्या होता है, कल्चर होता है। हर एक व्यक्ति की, हर एक परिवार की क्या होती है, संस्कृति होती है। तो वैसे ही आपको पता है हर विद्यालय की, हर शाला की क्या होती है, संस्कृति होती है, हर स्कूल का कल्चर होता है। ठीक है, जिसमें कल्चर किसे कहेंगे कि मतलब उस स्कूल में उसके अकॉर्डिंग, उस कल्चर के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, पूरा शाला का निर्धारण होता है। ठीक है, शाला निर्धारित की जाती है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी थ्योरी। शाला संस्कृति 2 शब्दों से मिलकर बना है, शाला और संस्कृति। तो फर्स्ट लाइन वही लिखी है कि शाला जो संस्कृति होती है, शालेय संस्कृति होती है, वो 2 शब्दों से मिलकर बननी होती है, शाला और संस्कृति, जिसका अर्थ मतलब अर्थात जिस प्रकार एक व्यक्ति की संस्कृति होती है उसी प्रकार क्या होती है, शाला की भी संस्कृति होती है, मैंने बता दिया आपको। फिर शिक्षा तथा संस्कृति के संबंधों का स्पष्टीकरण करते हुए किसने कहा है, ब्रामल्ट। ये पूछ सकता है ना, थ्योरी, या फिर क्वेश्चन भी बन सकता है कि ब्रामल्ट के अनुसार बताइए, ब्रामल्ट ने कौन सी संस्कृति, शालेय संस्कृति की परिभाषा दी है, तो पूछ सकता है। तो यहाँ से आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा कि संस्कृति की सामग्री से ही, है ना, संस्कृति की सामग्री से ही शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, निर्माण होता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट रूप से, है ना, डायरेक्टली क्या होता है, जो संस्कृति की सामग्री होती है, मटेरियल होता है, उसी से क्या होता है, शिक्षा का निर्माण होता है। और यही सामग्री शिक्षा को न केवल उसके स्वयं के उपकरण, वरण, उपकरण मतलब क्या होगा,
मतलब जो भी संस्कृति या शाला में जो भी उपकरण यूज होते हैं, है ना, क्या कहा है, शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, निर्माण होता है। और यही जो सामग्री होती है, यही मटेरियल जो होता है, वो शिक्षा को न केवल उसके स्वयं के उपकरण वरण मतलब अर्थात उसके अस्तित्व का कारण भी क्या करती है, प्रदान करती है। मतलब स्कूल में जो भी संस्कृति क्या होती है, निर्धारित की जाती है या प्रयोग में लाई जाती है, तो वो क्या करती है, अस्तित्व का कारण प्रदान करती है, अस्तित्व का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, तो किसी भी स्कूल की जो कल्चर होता है वो क्या करता है, पूरे स्कूल का निर्धारण करता है, स्कूल को पूरा मतलब बनाता है या नेतृत्व करता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। शालेय संस्कृति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा ही बनेगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संप्रेषण, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है संप्रेषण। याद रखना, संप्रेषण का अर्थ होता है कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन इट मीन्स किसी भी दो व्यक्तियों के बीच क्या होती है, सूचनाओं, है ना, या बातचीत या फिर वार्तालाप कह सकते हैं। तो इन क्या होता है, आदान प्रदान हम किस माध्यम से करते हैं, संप्रेषण के माध्यम से हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं अपनी बातों को। ठीक है, तो जैसे मैं आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, मैं आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू क्या कर रही हूँ, आप तक वीडियो पहुंचा रहा है ना, तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है। ठीक, तो थ्योरी पढ़ लेते हैं। संप्रेषण से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, विचारों तथा तथ्यों, तथ्य मतलब भाई टॉपिक्स, है ना, तथ्यों का इस प्रकार से क्या है, आदान प्रदान है कि उसका अब क्या है, आदान प्रदान तो हो रहा है लेकिन उसका क्या है, अर्थ भी समझ सके, है ना। अब मैं आपको बता रही हूँ तो आप क्या है, उसका अर्थ समझ सके। ठीक है, आप मेरी बातों को क्या है, या किसी जैसे मैं आपको कुछ टॉपिक्स समझा रही हूँ, क्वेश्चंस क्लियर करवा रही हूँ, तो आपको क्या करे, उसका अर्थ समझे। तो क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, विचारों, तथ्यों का क्या है, इस प्रकार आदान प्रदान हो कि उसका अर्थ समझ सके तथा अर्थ के साथ साथ क्या है, उनके जो इमोशंस है, भावनाएं हैं, है ना, तर्क है, जो भी लॉजिकल थिंकिंग जो बताते हैं आपसे, है ना, जो भी कोई व्यक्ति हो जो आपसे क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहा है, तो आप उनकी क्या हो, भावनाओं को समझो। जो तर्क दे रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग दे रहे हैं, तो वो आप समझो। आपसी समझ, है ना, आपस में जो भी समझ है उसको समझो, तथा उसमें क्या होता है, फिर विश्वास भी होता है। मतलब विश्वास से भी क्या है, अब आप हमारा वीडियो लेक्चर देखते हो, स्टडी क्लास को फॉलो करते हो, तो ये क्या है, विश्वास है ना। तो विश्वास को भी क्या करें, समझ सके। तो संप्रेषण का अर्थ ना केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है, उनकी भावनाओं को, तर्कों को और आपसी समझ और विश्वास भी क्या होना चाहिए, समझ होना चाहिए, समझ सकना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी अगर भाषा में अगर हम बोले, जैसे ये तो एक सिंपल सी लैंग्वेज हो गई, अगर दूसरा और डेफिनेशन आपको इजी वे में चाहिए तो ये है कि संप्रेषण, कम्युनिकेशन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, तथ्यों, भावनाओं और समझ का क्या है, एक व्यवस्थित आदान प्रदान है, जिसका उद्देश्य अर्थ को साझा करना। उद्देश्य क्या है इसका, कि जो भी हम कहे वो सामने वाले को क्या हो, समझ सके, है ना, उसका अर्थ क्या हो, समझ सके, और आपसी विश्वास को बढ़ाना। ठीक है, या आपसी जो विश्वास है ना, फेथ होना चाहिए कि जो आप बातें हैं जो सामने वालों को बता रहे हैं, वो उसमें क्या हो, विश्वास रखता हो और अपनी बातें क्या हो, समझ सकता हो। ठीक, तो आई होप आपको संप्रेषण भी समझ में आ गया होगा। संप्रेषण वेरी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, संप्रेषण के प्रकार। अब संप्रेषण समझ में आ गया तो संप्रेषण के टाइप्स भी पूछेगा, है ना, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस किस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो संप्रेषण बेसिकली क्या होता है, टू टाइप से हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, है ना, या तो क्या है, बोल के, है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, वर्बल कम्युनिकेशंस भी बोलते हैं, है ना, शाब्दिक। मतलब टू टाइप से होता है संप्रेषण, याद रखना। से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब आंसर नहीं लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है, हेडिंग डालना है, संप्रेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर टू टाइप्स के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब जो शाब्दिक संप्रेषण होता है इसको भी दो भागों में मतलब विभाजित किया जाता है ना। शाब्दिक का अर्थ होता है जो शब्दों से किया जाता है, शब्दों द्वारा जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं वर्ड्स के थ्रू, वो कहलाता है वर्बल। और जिसमें हम वर्ड्स नहीं बोलते हैं ना, शब्दों के द्वारा जो नहीं होता है, तो उसे हम कहेंगे अशाब्दिक। ठीक है, तो आप इसमें थ्योरी भी लिख सकते हो थोड़ी, ठीक, लॉन्ग आंसर में आ सकता है। फिर
शाब्दिक संप्रेषण के पुनः दो भाग है, पुनः क्या है, दो भाग है। तो फिर पहला क्या है, मौखिक, ओरल, ओरली, जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्रेस जो एग्जाम्पल के थ्रू करवा रही हूँ तो वो ओरली कर रही हूँ, यहाँ पे जो है लिखा तो वो क्या हो जाएगा, रिटर्न। ठीक है, तो मौखिक संप्रेषण होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है, और सेकंड होता है लिखित संप्रेषण, इट मीन्स रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें हम लिखित, है ना, पत्रों द्वारा, जो पुराने जमाने में होता था पत्र, या फिर अभी भी होता है ईमेल के थ्रू, क्या है, हम कम्युनिकेट करते हैं। मौखिक कॉल में, है ना, कॉल करके, तो ये हो गया ओरल। ठीक, अब जो अशाब्दिक है उसके भी क्या है भाई, पॉइंट्स है। अशाब्दिक संप्रेषण के भी कई प्रकार होते हैं। अशाब्दिक जो होता है उसमें हम बोलेंगे नहीं, तो कैसे करेंगे भाई, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, है ना, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, इंद्रियों के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारी इंद्रियाएं होती है ना, ज्ञान इंद्रिया जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। कैसे करते हैं, आपको पता है, ध्वनि संकेत द्वारा, साउंड सिंबल, है ना, साउंड सिंबल कैसे करते हैं हम, जैसे कि हमको बोलना नहीं, हमको किसी को मतलब इशारों में बताना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी आवाज निकाल के क्या है उसके साथ क्या है, कम्युनिकेट करते हैं। आपने किया होगा ये चीजें, है ना। फिर दृष्टि, आई कांटेक्ट के थ्रू हम करते हैं, आई सिंबल से। जैसे आप कक्षाओं में बैठे हो, परीक्षा हॉल में बैठे हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करते हैं, ये जो सारी जो इंद्रियां है ना, सारी जो ज्ञानेंद्रिया मैं बता रही हूँ, ये आप एग्जाम हॉल में अच्छे से करते हो, साउंड निकाल के, है ना, थोड़ा थोड़ा साउंड निकाल के आप अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट करते हो, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो। फिर दृष्टि संकेत आई कॉन्टेक्ट के थ्रू, है ना भाई, इसका बता दे, ये मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता दे, है ना, करते हैं। फिर स्पर्श, टच करके भी हम क्या करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि अगर आप एकदम शांत एरिया में बैठे हो, तो आपको अगर किसी को कुछ बताना है तो आप क्या करोगे, टच करके बताओगे उसको, है ना, हाथ स्पर्श करके बताओगे। फिर स्मेल से, है ना, स्मेल से, जैसे कि होता है कभी किसी के घर में अच्छी सब्जी बनी तो हमको पता चल जाता है स्मेल के थ्रू, है ना, तो स्मेल से हम क्या पता कर सकते हैं, सारी चीजें पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्वाद से, टेस्ट करके भी हम बताते हैं खाने को, जो अगर हमको पता करना है, मतलब बोल के अगर हमको नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, टेस्ट के थ्रू भी हम क्या करते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें भी क्या होते हैं, कम्युनिकेट करने के क्या है, टाइप्स है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसमें आप क्या है अपने तरफ से 1-2 लाइन ऐड ऑन कर सकते हो, है ना, और ऐड ऑन करना ही करना है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, और बनेगा ही बनेगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्यालय प्रभावशीलता के सिद्धांत, है ना, चैप्टर का नाम ही हमारा शालेय प्रभावशीलता। तो विद्यालय प्रभावशीलता के सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्धांत पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक लाइन लिखना है, विद्यालय प्रभावशीलता के सिद्धांत निम्नलिखित है। सिद्धांत देखो बहुत लॉन्ग है ना, इसमें आपको और भी डिटेल में लिखना है, लेकिन यहाँ पे ओनली आपको शॉर्ट में बताया जा रहा है। ठीक, तो सिद्धांत जो है वो क्यों जरूरी होता है किसी भी विद्यालय में, प्रभावी रूप से शासन चलाने के लिए, प्रभावी रूप से अनुशासन चलाने के लिए क्या होता है, सिद्धांत बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, आप भी जब स्कूल में होते हैं तो कुछ रूल्स बनते हैं कि भाई सुबह 7 बजे आपको आना ही है ना, या फिर जो भी आपका स्कूल का टाइम है, फिर आपको प्रेयर करनी है, फिर आपके लेक्चर पर्टिकुलर लगेंगे, तो ये क्या होता है, ये सब रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, कुछ शाला को प्रभावी रूप से चलाने के लिए कुछ सिद्धांत है। सबसे पहला है भाई अधिगम, है ना, अधिगम में सीखना, लर्निंग, है ना, तो अधिगम गतिविधियों के प्रशासन का सिद्धांत पहला क्या होता है, पहला सिद्धांत है अधिगम गतिविधियां, जो भी सीखने की गतिविधियां होती है उसमें जो प्रशासन होता है उसका एक सिद्धांत है। ठीक, फिर दूसरा नियमों के प्रशासन संबंधित नीतियों का सिद्धांत। अब किसी भी विद्यालय को चलाने के लिए नियम तो बनेंगे ही, रूल तो बनेंगे ही, है ना, प्रशासन होता है तो उससे भी संबंधित क्या होती है, नीतियां बनती है, उसका सिद्धांत होता है। ठीक, फिर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के प्रशासन का सिद्धांत, पाठ्यक्रम कैसे पढ़ाना है, कैसे लेक्चर हमको कंडक्ट करने हैं, तो इसका भी क्या होता है, सिद्धांत बनाया जाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के प्रशासन का सिद्धांत, कैसे पर्टिकुलर आपको पाठ्यक्रम बनाना है, कैसे किस टाइप से किसको कौन सा सब्जेक्ट देना है, कैसे कौन सा सब्जेक्ट के बाद कौन सा सब्जेक्ट रखना है ना, लंच किस कब रखना है, तो ये सब इसमें आ जाता है। फिर सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रशासन संबंधित नीतियों का सिद्धांत। अब आपको पता है सांस्कृतिक गतिविधियां तो होती ही होती है स्कूल में, है ना, 2 हमारे फेस्टिवल इंपॉर्टेंट आते ही है ना, 15 अगस्त 26 जनवरी, उसमें सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, खेलकूद होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं, तो ये सब क्या है,
इसमें आ जाता है कि सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रशासन में। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिद्धांत कैसा है विद्यालय प्रभावशीलता के, विद्यालय को कैसे प्रभावी ढंग से चलाना है वो उसके सिद्धांत है। सबसे पहला सीखना है ना, अधिगम, लर्निंग कैसे सिखाया जाना है उसका एक प्रशासन बनेगा। फिर सारे जो रूल्स है वो कैसे लगाने हैं उसका एक क्या बनेगा, नीति बनेगी, प्रशासन बनेगा। फिर आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा, प्रशासन बनेगा। और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक प्रशासन रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, और इसमें और आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा कोर्स जो है उससे परचेस कर सकते हैं। ठीक, मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शाला संगठन, है ना। शाला संगठन के उद्देश्य, शाला संगठन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन भी हम इसको कह सकते हैं कि जो शाला है हमारी, जो स्कूल है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है या किया जाता है, यूनियन कैसे बनाया जाता है ना, तो उसके उद्देश्य पूछा है। ठीक है, तो याद रखना शाला संगठन किसे कहते हैं, पूछ सकता है ना। तो शाला संगठन के हम उद्देश्य देखेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आपको लिखना है, पहले तो हेडिंग डालोगे शाला संगठन के उद्देश्य, फिर शाला संगठन के उद्देश्य क्या है, निम्नलिखित है, नीचे लिखे हुए हैं। सबसे पहला है शाला संगठन के उद्देश्य शाला के विकास हेतु सरकारी नियमों को क्या करते हैं, पालन करते हैं। अब बेसिकली मतलब बात है ना कि अगर शाला संगठन है, अब किसी भी शाला या किसी भी स्कूल को ऑर्गेनाइज मतलब जो भी ऑर्गेनाइज करता है या ऑर्गेनाइजेशन है का उद्देश्य क्या करेंगे भाई, सरकारी नियमों का तो पालन करना अनिवार्य ही है उसको, है ना। किसी भी स्कूल को जो कानून होते हैं, नियम होते हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट जो रूल होते हैं उसको फॉलो करना क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये उद्देश्य पहला है, क्या करेगा, शाला के विकास के लिए। अगर आप उस किसी भी स्कूल का अगर डेवलप करना है, किसी भी स्कूल को डेवलप करना है तो जो भी गवर्नमेंट रूल होते हैं उसको फॉलो करना क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट है कार्य प्रणाली को उच्च स्तर का बनाना, उद्देश्य की ही क्या होता है। अब हम स्कूल है, स्कूल कंडक्ट मतलब करना है तो क्या करेंगे, कार्य प्रणाली जो है, वर्क सिस्टम जो है उसको क्या करना है, उच्च बनाना या बेहतर बनाना। ये पहला तो हर स्कूल का क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना ही चाहिए और होता ही है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या करे, बेस्ट बनाए है, उच्च स्तर पर लेके जाए। फिर है लोकतांत्रिक रूप से शाला के विकास के लिए कार्य करना, लोकतांत्रिक रूप से, है ना। लोकतांत्रिक वर्ड आपको पता ही होगा, है ना, कि लोगों के हित के लिए क्या करना है, शाला के विकास करना है ना। शाला का विकास क्यों जरूरी है, शाला में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनका विकास होगा तो शाला का ऑटोमेटिकली क्या होगा, विकास होगा स्कूल का। फिर है शिक्षकों के विभिन्न कौशलों के विकास के लिए समय समय पर क्या है, विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित सेमिनार का आयोजन। आपको पता है गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं उनकी समय समय पर क्या होती है, मीटिंग्स होती है, सेमिनार्स लगते हैं, है ना, उनको जाना पड़ता है। तो ये प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए और होता भी है। मतलब अगर शिक्षक के पास विभिन्न कौशल रहेंगे तो वही बच्चे को क्या करेंगे, अच्छे से ज्ञान देंगे, है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो शिक्षक है उनको विभिन्न कौशलों के लिए समय समय पर क्या होना चाहिए, विभिन्न संस्थाओं में जाना चाहिए ना, और जो भी संस्थाएं होती है वहां जाना चाहिए और सेमिनार्स का क्या करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए, सेमिनार को अटेंड करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो टीचर्स है वही, अगर टीचर्स ही क्या रहेंगे, मतलब स्किल्स नहीं रहेंगे टीचर्स के पास तो बच्चों को क्या करेंगे, अच्छे से गाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या होना चाहिए, सेमिनार का आयोजन करना चाहिए और सेमिनार को अटेंड करना ही चाहिए, किसने, शिक्षक के विभिन्न कौशल के विकास के लिए। ठीक, फिर नंबर 5 है हमारा शिक्षण सामग्रियों तथा सामाजिक स्रोत का बेहतर तरीके से उपयोग करना। जो भी हमारी क्या है, शिक्षण सामग्रियां है ना, शिक्षण सामग्री जो भी स्टडी मटेरियल है उसका क्या करना है, हमको अच्छे से क्या करना है, बेहतर तरीके से क्या करना है, उसका उपयोग करना है, सामाजिक स्रोत का। ठीक है, जो भी सोशल हमारे क्या है सोर्सेज है उसका क्या करना है, हमको अच्छे से उपयोग करना है हमारे स्टडी मटेरियल के लिए, हमारे स्टडी प्लान्स के लिए, या फिर बोल सकते हैं शाला संगठन का ये क्या है, इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। ठीक, उद्देश्य कि शिक्षण सामग्री तथा सामाजिक जो स्रोत है उसका बेहतर तरीके से क्या कर रहे हैं, उपयोग करें, ताकि जो भी हमारी आने वाली पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं जिसको हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या ज्ञान दे रहे हैं, उनका क्या है, बेहतर भविष्य बने। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। शाला संगठन के उद्देश्य वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अब आपको ऐसे ही अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक्स या फिर अभी के वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए
और मैं अगेन आपको बता दूं कि अगर आप MPDLED के संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, 100% तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा जो कोर्स है, संपूर्ण कोर्स प्रथम एवं तृतीय वर्ष के लिए खरीद सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स, PYQs, क्वेश्चन विद आंसर, है ना, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, PYQs मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ ही साथ क्वेश्चन विद आंसर, वीडियो लेक्चर और मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। कोर्स वैलिडिटी रहेंगी 1 ईयर तक, आप 1 साल तक कोर्स से पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आप अभी इसी वीडियो के थ्रू, इसी वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक दी है, ऐप डाउनलोड करके मतलब ऐप डाउनलोड करके अगर आप कोर्स परचेस करते हो तो आपको 33% का क्या मिलता है, ऑफ मिलता है, 33% की क्या मिलेंगी, छूट मिलती है, ठीक है। तो अभी आप जाके ऐप डाउनलोड करिए और कोर्स को परचेस कीजिए ताकि आपके पास समय रहे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी क्लास। धन्यवाद।